अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4, सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। यानी हमारे वर्ल्ड में तरह तरह के सेंसेस, मतलब हमारे अंदर ही इतने सारे 7 टाइप्स, वैसे तो 5 टाइप्स के सेंसेस होते हैं, राइट। अटेंशन किस किस टाइप्स की होते हैं, कहाँ कैसी अटेंशन लगती है हमारी, परसेप्शन देखने का नज़रिया क्या होता है हमारा हर चीज़ को, तो ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये पूरा इन्होंने इंट्रोडक्शन दे रखा है कि क्या हमारी वर्ल्ड में कैसे कैसे क्या क्या होता है। और ये जो है 3 प्रोसेसेस में हम अपने वर्ल्ड को अपने आसपास देखते और जानते हैं, और वही वो सेंसेशन, अटेंशन और परसेप्शन, ये 3 हो जाते हैं। और ये इंटररिलेटेड यानी एक जैसे से होता है। ये एक टर्म होती है कॉग्निशन, यानी जब हम अपने दिमाग का तरह तरह के मेंटल प्रोसेस में यूज़ करते हैं, उसके अंदर इन तीनों का काम आता है। तो दिस टॉपिक इज़ देयर, राइट। सो इसके अंदर हम 5 टाइप के अपने सेंसेस ऑर्गन्स ऑलरेडी जानते हैं। टेस्ट, स्मेल, मतलब टेस्ट जिससे करते हैं यानी टंग, आइज़, ईयर्स, नोज़, स्किन, ये 5 टाइप के हमने सेंस ऑर्गन्स ऑलरेडी ये जान रखे हैं। अब हम 2 और टाइप्स के जो है सेंस ऑर्गन्स जानेंगे, जिसका नाम है काइनेस्थेटिक एंड वेस्टिबुलर सिस्टम्स। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं ये हमारे मूवमेंट, बॉडी में जितनी भी मूवमेंट चल रही है उसके टर्म से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे 5 बता रखे हैं, यहाँ पे 5 बता रखे हैं, और ये 2 यहाँ पे मेंशन्ड है जो हमारे बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं। और तरह तरह के जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो तरह तरह की एक्टिविटीज़ के लिए भगवान ने बना रखे हैं। जैसे ये दोनों हमारे मूवमेंट के लिए बना रखे हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट के लिए। अब हम आते हैं सेंस मोडालिटीज़ पे, यानी कि जो शुरू का एक्सपीरियंस, मतलब इन सेंस, जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे जब हम चीज़ें कुछ फील करते हैं, जैसे स्किन पे हमें किसी ने हमारे हाथ पे हाथ रखा तो हम फील कर रहे हैं उस चीज़ को, दैट इज़ सेंसेशन। या फिर हमने कुछ हॉट पी लिया, कुछ हॉट कॉफ़ी पी लिया, बहुत गर्म पी लिया, तो हमारी टंग पे कुछ सेंसेशन आएगी। या फिर हमने बहुत ब्राइट लाइट में देख लिया है कुछ सेंसेशन। तो हर चीज़ में जब ये फील कर रहे हैं हम, या कुछ भी इन सेंस ऑर्गन्स का काम आ रहा है, तो इनसे जो इनिशियल शुरू का एक्सपीरियंस आ रहा है, स्टिमुलाई हमारे ऊपर आ रहा है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आ रहा है और सेंस हो रहा है हमें कुछ, उसे ही हम सेंसेशन बोलते हैं। तो ये जो सेंसेशन है ये तरह तरह के होते हैं, और हर एक सेंस ऑर्गन अपने पर्टिकुलर काम के लिए परफेक्ट होता है, ठीक है। इसीलिए इनको बोलते हैं सेंस मोडालिटी, जब ये अपने काम के लिए स्पेशलाइज्ड है। जैसे टंग टेस्ट करवाने में स्पेशलाइज्ड है, और बाकी और कोई ऑर्गन जो है वो सेंस ऑर्गन नहीं करवा सकता है टेस्ट जितना टंग करवा सकते हैं। तो टंग अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, इसलिए उसको बोलेंगे सेंस मोडालिटीज़। अब आते हैं फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, यानी कि ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनकी इनकी भी एक वो होती है, एक रेंज होती है जिस पे काम करते हैं ये। जैसे कि एक लोएस्ट पॉइंट की जैसे आवाज़ है, आप इतनी धीमी आवाज़, जैसे आंट से एक दूसरे से क्या बात करिए, क्या आप सुन सकते हैं? नहीं, वो इतनी धीमी आवाज़ है कि आप नहीं सुन सकते हैं। तो उसके लिए एक रेंज होगी, एक मिनिमम पॉइंट जहाँ तक आप सुन सकते हो, और एक मैक्सिमम पॉइंट, यानी जो आपका कान का पर्दा फाड़ने वाला मैक्सिमम पॉइंट होगी। यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा आपने किया तो आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। ऐसे ही टेस्ट में एक वो होता है, रेंज होती है। और ऐसे ही स्किन पे हम फील भी हॉट और कोल्ड, कोल्ड भी एक मैक्सिमम रेंज में ही कर सकते हैं। या फिर आप हर एक उसको ले लो, आइज़ पे ले लो, हम देख भी कुछ ही दूरी और कुछ ही किसी पास की दूरी पे और किसी किसी दूर की दूरी तक हम देख सकते हैं। तो वो एक रेंज होती है हर एक जो है सेंस ऑर्गन की। हम कंप्लीटली एंडलेस देख सुन या फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन हो गई इसकी। और ये जो रिलेशनशिप है सेंसेशन का, यानी इनिशियल एक्सपीरियंस जो हम फील करते हैं उसका, और जो स्टिमुलाई यानी जैसे देख रहे हैं, तो देखने का हमारे एक सेंसेशन हो रही है आँख में, और जो स्टिमुलाई यानी लाइट है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी पढ़ाई साइकोफिजिक्स कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या एब्सोल्यूट लिमिट क्या होता है, एएल। ये होता है कि मान लो एक मिनिमम पॉइंट आपको क्या चाहिए किसी भी चीज़ की, किसी भी सेंस ऑर्गन बोलो या कुछ भी बोलो, उसका मिनिमम पॉइंट आपको जो चाहिए होता है। जैसे कि एक पानी है जैसे एक गिलास, तो उसको आपको मीठा करना है। कितनी क्यूब्स चलेंगे शुगर ग्रेन्यूल्स के उसको, उस पानी को मीठा बनाने के लिए, कितने मिनिमम कि जितने मिनिमम, जैसे मैंने डाल दिए 10 के बाद चलो फील नहीं हो रहा, 15 नहीं फील हो रहा, 20 वो क्यूब्स डाल दिए, बिल्कुल छोटे छोटे वाले की बात कर रही हूँ मैं, वो डाल दिया। अब मेरे को हल्का हल्का मीठा महसूस हो रहा है, तो वो 20 ग्रेन्यूल्स क्या है, मेरे मिनिमम पॉइंट है। तो वो होता है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड।
एक मिनिमम पॉइंट किसी चीज़ को सेंस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कि डिफरेंस थ्रेशोल्ड या डिफरेंस लिमिट क्या होता है। यानी कि जब हमने उसको, मतलब एक नॉर्मल पानी है, नॉर्मल पानी को प्रॉपर मीठा बनाने के लिए हमें कितनी शुगर ग्रेन्यूल्स, जैसे प्रॉपर बनाने के लिए लेट से हमने देखा हमें 70 ग्रेन्यूल्स लगे प्रॉपर वाला। 20 तो वो मिनिमम पॉइंट था कि हल्का हल्का भी मीठा महसूस हो जाए ना, वो ठीक है। बस हमें मिनिमम पॉइंट चेक करना है कि कब हमें मिनिममली मीठा फील होएगा उस पानी को, ठीक है। तो अब डिफरेंस थ्रेशोल्ड ये होता है कि 70 में आपका प्रॉपर हो रहा है मीठा। तो वो जो इनके बीच का जो डिफरेंस है कि कितने क्यूब्स नहीं, कितने ग्रेन्यूल्स, वो छोटे छोटे क्यूब्स लगे उसको मीठा बनाने के लिए, दैट इज़ डिफरेंस थ्रेशोल्ड। अब नेक्स्ट वी कम टू अटेंशनल प्रोसेसेस क्या होते हैं। ये सब डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड है, और यस, अटेंशनल प्रोसेसेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अटेंशन क्या होती है। द प्रोसेस थ्रू विच सर्टेन स्टिमुलाई आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अदर्स इज जनरली रेफर्ड टू अटेंशन। यानी कि कई सारी चीज़ें हैं, एक ग्रुप है, मान लो कोई कॉल कर रहा है, मम्मी खाना बना रही है, या कोई टीवी चला रखा है किसी ने, लेकिन इतनी सारी जब काम चल रही हैं, आप तब भी अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो, तो आप अपने इसको पढ़ाई पे अटेंशन दे रहे हो, उस पर्टिकुलर वर्क पे अटेंशन दे रहे हो। इतनी सारी चीज़ें जो चल रही है उनमें से सिलेक्ट करके आप अपनी पढ़ाई पे अटेंशन दे रहे हो, ठीक है। और अब इसके अंदर ये तो हो गया अटेंशन। नेक्स्ट इज़ अलर्टनेस क्या होता है। अलर्टनेस होता है कि कोई भी चीज़ आए अपने सामने, कोई भी चीज़ आ रही है, एकदम से जो रेडीनेस हमारे अंदर होती है। अगर मैं बोलूँ कि एकदम से कोई पूछ ले कि ये क्या होता है, आपसे पढ़ाई, आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, तो आपसे एकदम से कोई आके एकदम से पूछ ले कि ये क्या होता है, तो फिर वो आपकी एकदम से उसको रिएक्ट करके रेडीनेस वो बताना कि ये होता है, वो होती है अलर्टनेस, कि आप अलर्ट थे या नहीं थे। या फिर अगर फायर चली गई तो आपका एकदम से फायर लग गई कहीं पे, तो आपका एकदम से जो सडन रिस्पॉन्स होएगा उस फायर पे, आप ठीक कर दोगे उसे या कुछ भी कर दोगे, तो वो है आपकी अलर्टनेस, ठीक है। अगली चीज़ जो आती है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता है किसी चीज़ पे ध्यान लगाना। यानी कि आपको पता है आप किस स्पेसिफिक चीज़ पे ध्यान लगा रहे हो, आप आपके लिए उस स्पेसिफिक चीज़ पे ही, जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो अब आप पढ़ाई को अटेंशन तो दे दी, अब उसी पे ही दे जाओगे, बाकी सारी चीज़ें आप इग्नोर करोगे, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए उस मोमेंट के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है जब तक आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो। सो दैट इज़ कंसंट्रेशन। अब जो अटेंशन है उसका एक फोकस एज वेल एज फ्रिंज पॉइंट होता है। फोकस पॉइंट क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे हो, और एक फोकस पॉइंट क्या रख रहे हो, पढ़ाई, वो तो हो गया फोकस पॉइंट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब ये जो बाकी चीज़ें जो आप इग्नोर कर रहे हो, जैसे कि टीवी चल रहा है बाहर, या मम्मी कुक कर रही है, कोई आपके पापा फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये हो गए फ्रिंज पॉइंट, यानी कि जो चीज़ें आप इग्नोर कर रहे हो। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं कि दो टाइप्स की अटेंशन होती है, सिलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन्ड अटेंशन। और इसके अंदर एक डिवाइडेड अटेंशन भी एक अलग से बता रखा है। डिवाइडेड अटेंशन होता है कि जैसे आप लेट से टीचर का लेक्चर भी सुन रहे हो अपनी क्लासरूम में, और साथ साथ अपने नोट्स भी बना रहे हो, तो आप नोट्स भी बना रहे हो, लेक्चर भी सुन रहे हो, अपनी अटेंशन को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, दैट इज़ डिवाइडेड अटेंशन। तो सबसे पहले आते हैं सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है। सिलेक्टिव अटेंशन यही है अपनी अटेंशन को सिलेक्ट करना, यानी कि 10 चीज़ें चल रही थी घर में, उनमें से आपने एक पर्टिकुलर चीज़ पे सिलेक्ट कर दिया कि आपको तो इस पर्टिकुलर चीज़ पे ही अटेंशन देनी है, दैट इज़ सिलेक्टिव अटेंशन। अब इसके कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि शेप, साइज़, कलर, मोशन में है या नहीं है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है किसी चीज़ की। मान लो कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट आपके सामने आ गया, और यहीं एक पिद्दी सा कोई चीज़ आ गई, अब एक आंट चल रही है और एक एलिफेंट चल रहा है, कहाँ पे आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा, एलिफेंट पे जाएगा, क्योंकि वो बड़ी चीज़ है और आपकी आइज़ पे ज़्यादा कैची है। या फिर बिल्कुल तेज़ रोशनी से कोई चीज़ आपके सामने आ रही है, और कोई लो डिम पे कोई चीज़ आ रही है, आपका कहाँ पे अटेंशन जाएगा, ब्राइट लाइट पे जाएगा। या कोई चीज़ चल रही है, मूविंग है, और कोई चीज़ ऐसे कुर्सी साइड में पड़ी हुई है, बस आपका कहाँ जाएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो ये चीज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स बाहर के मैटर करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनल फैक्टर्स, जैसे कि इसके अंदर आता है इंटरनल, यानी जो खुद में से आते हैं, जैसे कि मोटिवेशन फैक्टर्स। अब अगर आपको भूख ही नहीं लग रही है तो आप क्या खाना खाने जाओगे, नहीं, वो अलग बात है आपकी आदत है, लेकिन क्या आप खाना खाने जाएंगे, नहीं। आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है तो आप मोटिवेट हो रहे हो, आपकी भूख आपको मोटिवेट कर रही है कि जाओ खाना खाओ,
ठीक है। नेक्स्ट इज़ कॉग्निटिव फैक्टर्स। और कॉग्निटिव फैक्टर्स जैसे कि हमारी जब इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ में तो हम कैसे उस चीज़ पे ध्यान लगाएंगे। जैसे मैथ्स की क्लास चल रही है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका एटीट्यूड ही उस चीज़ के लिए बेकार है, तो आपका उस पर अटेंशन, ऑब्वियसली आप सिलेक्टिव अटेंशन उस पर दे नहीं पाएंगे। लेकिन कोई आपकी हॉबी है, उस चीज़ की बात चल रही है, तो आप तभी उस पर जो है कंसंट्रेट और अटेंशन अपनी दे दोगे। अब है थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन, यानी कि कुछ लोगों ने, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरीज दी है कि हम अपनी सिलेक्टिव अटेंशन कैसे सिलेक्ट करते हैं, या हमारे ब्रेन में कैसे कैसे प्रोसेस होकर अटेंशन सिलेक्ट होती है कोई पर्टिकुलर। तो पहली है फ़िल्टर थ्योरी, जो दी थी ब्रॉडबेंट ने 1956 में। ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि इतनी सारी, अब घर में जैसे 10 चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो वो 10 एकदम से आपके दिमाग में आ रही है ना, तो वो एक बॉटल नेक सी सिचुएशन बना रही है। ठीक है, कि एकदम से इतनी सारी चीज़ें इस बॉटल के अंदर ठुसना चाह रही है। ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही, इतनी जो छोटा सा पैसेज है, इससे सिर्फ एक ही पास हो पाती है, और ये बाकी सारी क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये इतनी सारी जब आती है तो ये बॉटल नेक सिचुएशन क्रिएट करती है, और फिर सिलेक्टिव फिल्टर से फिल्टर होके हायर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ एक ही जा पाती है नीचे। और फिर तो दिस इज़ फिल्टर थ्योरी। इस थ्योरी को प्रूव एक और उसने, साइकोलॉजिस्ट ने गलत किया। उन्होंने दी फिल्टर एटेन्यूएशन थ्योरी, जो ट्राइजमैन ने 1962, यानी कि इसके 6 साल बाद वो आए और उन्होंने इसको गलत प्रूव किया अपनी थ्योरी ला के। उन्होंने बोला कि जब हमारा ध्यान एक अटेंशन पे, एक हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जो बाकी जो चीज़ें थी हम उनको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं करते, वो कम्प्लीटली हमारे लिए गायब नहीं हो जाती, वो बस हमारे लिए कुछ मोमेंट के लिए वीक हो जाती है, थोड़ी कम वो वीक हो जाती है, पर यूँ नहीं कि वो कम्प्लीटली हमारे दिमाग में नहीं आती। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि अगर आप, और क्या होता है, जैसे और कभी कभार क्या होता है कि कोई ये जो बाहर की चीज़ें, इतनी 10 चीज़ें बाकी चल रही हैं, वहाँ से एक दो चीज़ ऐसी होती है कि वो हमारी अटेंशन ना खींच लेती है बस। वो दे मैनेज, ये जो बॉटल थी ना, जैसे इस बॉटल से दे मैनेज टू एस्केप, एक और मैनेज कर लेती है उसके अंदर हायर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग तक जाने के लिए। बॉटल इज जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट राइट बॉटल इन योर एग्जाम्स। तो पर यू कैन राइट कि ये बॉटल एक सिचुएशन बनाता है। सो एक ना एक ऐसे मैनेज कर देती है कभी कभार हायर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग पे जाने के लिए। जैसे कि आप डिनर कर रहे हो, आपका फोकस है फूड में और अपने दोस्त से बात करने में, ठीक है, दोस्त बोलो या मम्मी बोलो, किससे बात करने में, लेकिन एक आपके अक्रॉस द टेबल किसी ने एकदम से आपका नाम पुकारा, तो आपका एकदम से ध्यान जाता है ना उस चीज़ पे। वो चीज़ अभी आपका अटेंशन था उस पर नहीं, आपका तो अपने फूड और अपने दोस्त की बात पे था, लेकिन एकदम से जब किसी और ने आपका नाम पुकारा तो एकदम से आपकी अटेंशन उस पर भी गई। सो ये हो गई फिल्टर एटेन्यूएशन थ्योरी। अब लास्ट आई मल्टी मोड थ्योरी, जो दी जॉनस्टन और हेन्स ने 1978, यानी कि इसके 16 साल बाद। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो 3 लेवल ऑफ स्टेजेस से गुजर कर हम किसी अटेंशन, किसी पर्टिकुलर चीज़ को अपनी अटेंशन में लाते हैं सिलेक्ट करके। तो उन्होंने बोला कि पहली स्टेज होती है सेंसरी रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि विजुअल चीज़ें। ठीक है, जैसे कि जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा चीज़ें पहले कैसे याद करते हैं, देख के। जैसे इमेजेस है, अगर आप अपनी बुक खोलोगे तो आप सबसे पहले इमेजेस देखते हो ना, कि इमेजेस से कई बार ये होता है इमेजेस से ही हमें समझ आ जाता है। तो ये होता है पहली स्टेज। दूसरी स्टेज है इमेजेस या साउंड्स बोल दो या कुछ भी बोलो, ठीक है, जहाँ पे सेंस काम कर रहे हैं आपके। दूसरा है सिमेंटिक, दूसरी स्टेज सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप जैसे पर्टिकुलर कोई चीज़ याद करो, फिर आप हेडिंग्स पढ़ने लग जाओगे, ठीक है, आप नेम से पता करने लग जाओगे, अपने दिमाग में उस चीज़ को अटेंशन लाने लग जाओगे। और थर्ड स्टेज, जो लास्ट स्टेज होती है, वो होती है दोनों, यानी कि सेंसरी भी और सिमेंटिक भी। जब दोनों हम उसके जो फीचर्स हैं उस पर भी ध्यान देने लग जाते हैं, और उसके नाम वगैरह से मतलब निकाल के भी पढ़ने या समझने लग जाते हैं। ये तो पढ़ने का एग्जांपल था। या किसी और चीज़ में भी उसके, जैसे आप कोई कोरियोग्राफी देख रहे हो तो उसके आप शेप वगैरह देख रहे हो कि कोई कैसे मूव कर रहा है, और ये तो हो गया सेंसरी। और सिमेंटिक, जैसे कि आप उस गाने की लिरिक्स पे फोकस कर रहे हो वगैरह वगैरह। और फिर थर्ड स्टेज आ गई जब आप दोनों को मिक्स करके देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ अटेंशन है सस्टेन्ड अटेंशन। ठीक है, स्पैन ऑफ अटेंशन क्या होता है, स्पैन मतलब एक टाइम पीरियड, यानी कितने टाइम पीरियड तक आपकी अटेंशन रह पा रही है किसी चीज़ पे। ठीक है, तो अब आते हैं सस्टेन्ड अटेंशन पे। सस्टेन्ड अटेंशन वो अटेंशन होती है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पे कंसंट्रेशन के साथ कितने लंबी ड्यूरेशन तक रख पा रहे हैं।
तो वो लंबी ड्यूरेशन, जब तक हम किसी चीज़ पे सस्टेन करके अपनी अटेंशन को बचा कर उस चीज़ पे ही फोकस कंसंट्रेट कर रहे हैं, दैट इज सस्टेन्ड अटेंशन, और इसको विजिलेंस भी बोला जाता है। और इसके फैक्टर्स जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो है सेंसरी मोडालिटी, यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो ऑडिटरी जब होगी, यानी कि आप मान लो कोई परफॉर्मेंस देख रहे हो या सुन रहे हो, अपनी किसी भी चीज़ में कर रहे हो, तो मैं बोलूँ अटेंशन आपकी कहाँ जाएगी? आपको सुनने में ज़्यादा, कोई चीज़ आप सुन रहे हो वो आपका ज़्यादा जल्दी अटेंशन खींचेगी रादर देन वो चीज़ जिसे आप देख रहे हो, ठीक है। सेकेंड इज़ क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि ये लॉन्ग लास्टिंग फिगर है कि अगर आपको क्लैरिटी हो रही है हर चीज़ की, जिस भी चीज़ पे आप अटेंशन दे रहे हो, तो आप उस पर अटेंशन देते रहोगे। मान लो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा, बोर होके डिस्ट्रैक्शन वगैरह होके आपका कहीं और ध्यान लग जाएगा, राइट। तो क्लैरिटी होना भी ज़रूरी है। थर्ड इज़ टेम्पोरल अनसर्टिनिटी, यानी कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कभी उठा के कभी वो बुक उठा रहे हो, कभी घंटों भर टाइम पास कर रहे हो, कभी बुक उठा रहे हो, कभी आपका कोई ना रेगुलर टाइम नहीं है कि हर 2 घंटे बाद उठानी है बुक, ऐसा नहीं है, या हर 1 घंटे बाद नहीं, आप कभी भी उठा रहे हो, इरेगुलर टाइम इंटरवल्स हैं। तो आपको क्या लगता है आपका ध्यान कब जाएगा? आपका तब जाएगा जब रेगुलर इंटरवल्स होंगे, तब ज़्यादा जल्दी और लंबे टाइम तक आपका ध्यान जाएगा। नेक्स्ट इज स्पैटियल अनसर्टेनिटी, यानी कि आप अगर जैसे अभी इस टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप इस जो जिस पोजीशन में बैठे हो वहाँ आप अगर पढ़ रहे हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो आप इसको एंड तक कंटिन्यू यहीं पे करोगे तो आपका ज़्यादा अटेंशन जाएगा। अगर आप कभी अपने रूम में बैठ रहे हो, कभी लिविंग रूम में जा रहे हो, कभी किसी और रूम में जा रहे हो, तो आपका जो है ना, आपकी अटेंशन थोड़ी कम रह पाएगी। इसलिए एक जगह बैठ के जब आप पढ़ रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, तो आपकी अटेंशन ज़्यादा लंबे टाइम तक रह पाती है। ये है ADHD, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी बच्चा है या कोई भी पर्सन है, एडल्ट है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो एक चीज़ पे लंबे समय तक अपना ध्यान लगा पाए। यानी कि कभी मतलब ऐसी चीज़ भी नहीं जो उसको पसंद हो। मान लो किसी पर्सन को जॉगिंग पसंद, मान लो किसी पर्सन को गेमिंग पसंद है, लेट्स से, तो पढ़ाई कर रहा है तो ध्यान नहीं लगेगा। 2 सेकंड में उसका, 2 सेकंड का ज़्यादा ही कम बोल दिया, थोड़ी सी सेकंड्स में उसका ध्यान कहीं और भटक जाएगा। कोई बात कर रहा है, उसकी बात पे ध्यान आ जाएगा, या कोई और काम कर रहा है उस पर, जैसे कि खाना बना रहा है, तब उसका ध्यान हट जाएगा। और अगर मैं गेमिंग की भी बात करूँ जो उसको पसंद है, तब भी उसका ध्यान हट जाएगा। तो नो मैटर कौन सा टास्क करे, उस इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं होती कि वो एक टाइम पे लंबे समय तक ध्यान लगा पाए, और वो एक जगह टिक भी नहीं पाएंगे, उनके कुछ होती है ऐसी टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू परसेप्चुअल प्रोसेसेस। परसेप्चुअल यानी हमारे देखने का नज़रिया, ऑफ कोर्स आ गया। तो परसेप्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट और गिव मीनिंग टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सेंस ऑर्गन्स, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं रोज़ रोज़, तो वो तरीका जिससे हम उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे अपने अंदाज से समझ रहे हैं, दैट इज़ परसेप्शन। अब प्रोसेस इज अप्रोचिंग इन परसेप्शन, दो टाइप से हम किसी चीज़ को देखते हैं। पहला है बॉटम अप प्रोसेसिंग, यानी कि पहले हम हर चीज़ को टुकड़ों में देख रहे हैं, फिर एज अ होल देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ है, लेट्स से ये फिगर है, आप पहले इसमें छोटे ऐसे स्क्वायर सा, मतलब क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ये फिर ट्रायंगल हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, या फिर वो फिश का एग्जांपल था जैसे जहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग थी, वहाँ पे आपने देखा कि जो अमेरिकन स्टूडेंट्स थे वो पहले ये आपने चैप्टर पढ़े, आई डोंट नो, ओके, या फिर मान लो एक एक्वेरियम है लेट्स से, तो वहाँ पे फिश जो बच्चों से पूछा कि आप बताओ कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो आप अलग से फ़िश देख रहे हो, फिर उसका पानी देख रहे हो, और चीज़ें जो एक्वेरियम में रखी हुई है अलग अलग करके देख रहे हो, और फिर एट द एंड उस पूरे एक्वेरियम को देख रहे हो। तो सबसे पहले जब हम पार्ट्स टुकड़ों में देखते हैं कोई चीज़, और फिर एज अ होल देखते हैं, दैट इज़ बॉटम अप प्रोसेसिंग। और टॉप डाउन प्रोसेसिंग इसका ही पूरा ऑपोजिट होता है कि हम किसी चीज़ को पहले एज अ होल देखेंगे, फिर टुकड़ों में देखेंगे। जैसे कि ये है, हम इसे देखें कि ये ऐसे करके ये पूरा ऐसे शेप है, पहले हमने पूरा एज अ होल देखा, फिर हम इसे टुकड़ों में ऐसे बांट देंगे। सो दैट इज़ द केस, ठीक है। तो अब ये डिपेंड होता है परसीवर पे। परसीवर क्या होता है? वो इंसान जो देख रहा है, उसके परसेप्शन अलग अलग होते हैं हर एक इंसान के, तो परसीवर पे भी ये मैटर करता है। पहली चीज़ जो मैटर करती है वो है मोटिवेशन, यानी क्या किसी चीज़ को करने के लिए, क्या किसी चीज़ पे फोकस करने के लिए, कुछ भी
वो उस इंसान को क्या उस चीज़ की मोटिवेशन है, चाहे वो बाहर से आ रही हो, चाहे कोई और उसे मोटिवेट कर रहा हो, एनर्जाइज कर रहा हो, उत्सुकता दे रहा हो किसी काम करने के लिए, या उसके खुद के ही आ रहे हो कि जैसे पढ़ाई करनी है क्योंकि उसे खुद से अच्छे नंबर अचीव करने हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन मैटर्स। नेक्स्ट वी कम टू कि जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ परसेप्चुअल सेट्स है वो भी मैटर करता है आपके परसेप्शन पे। मान लो आपकी एक्सपेक्टेशंस, यानी कि अगर 8 बजे हमेशा आपका दूध वाला आता है आपको दूध देने, तो 8 बजते ही आपको क्या लगेगा कि आपका दूध वाला आ गया। तो ये आपकी क्या है, एक्सपेक्टेशन है, आपके देखने के नज़रिए पे एक्सपेक्टेशन का रोल है कि आप इस टाइम पे था वो कोई और, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अभी वो आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ परसीवर, क्या कैसे परसीव करता है चीज़ें, वो है कॉग्निटिव स्टाइल, यानी हर किसी का स्टाइल अलग हो। जैसे कि 2 टाइप के लोग आते हैं इसके अंदर, फील्ड डिपेंडेंट पीपल, यानी कि इस एक्टिविटी से उन्होंने समझाया कि जैसे जो लोग इसको पूरे टोटल में देख रहे हैं, कि जैसे अगर पूछे आपसे कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो कई लोग इसे ब्रेक डाउन कर करके ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, तरह तरह के करके कई सारे ट्रायंगल्स इसमें स्पॉट कर देंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है, थोड़ा प्रॉपर कुछ एज अ होल थोड़े बहुत ही पार्ट्स इसके ट्रायंगल के पार्ट बता देंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम किसी चीज़ को ओवरऑल देखते हैं, या इसके रिलेशनशिप की, ये ऐसे लेटा हुआ है और ये ऐसे खड़ा हो रखा है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, अगर हम ऐसे बोल रहे हैं तो हम जो है ये किसी चीज़ को, हम फील्ड डिपेंडेंट पर्सन है, हम ग्लोबली एज अ होल देखते हैं चीज़ों को। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट पर्सन, वो क्या करते हैं, चीज़ों को टुकड़ों में देखना प्रेफर करते हैं, वो हमारी तरह हॉलिस्टिक नहीं होते हैं, वो चीज़ों को तोड़ तोड़ के कि ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे शेप बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, वो टुकड़ों में देखना प्रेफर करते हैं। हमारी किसी चीज़ को परसीव करने में कल्चर, बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अब मान लो कोई इंसान लेट्स से किसी लो कंडीशंस प्रोवाइड होने वाले एरिया से आया है, या मे बी फॉरेस्ट वाले एरिया से आया है, वो अपनी पूरी लाइफ फॉरेस्ट में बिताई है, तो वो किस चीज़ को ज़्यादा, जो ट्रीज़ के एंगल्स हैं, ट्रीज़ पे कैसे कितने बैलेंस पे आप लटक सकते हो, या ट्रीज़ पे आप फार्मिंग कितनी लेवल है, या क्या चक्कर है, कैसे कैसे आप नई नई चीज़ें बना सकते हो, तो उसको उस चीज़ की नॉलेज होगी। और हम जैसे जो सिटी के लोग हैं, हमें ऐसे नॉर्मल जो पढ़ाई वगैरह वाली जैसे चीज़ें हैं, इनकी ज़्यादा नॉलेज है, हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। तो अब देखने का नज़रिया किसी चीज़ का, वो आएंगे तो वो किसी चीज़ को अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, हम आएंगे, हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को अलग से थोड़ी इंटरप्रेट करेंगे। तो कल्चरल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस भी अलग अलग मैटर करते हैं हमारे देखने के नज़रिए को। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके एज अ होल देखना। जैसे कि मैं ये ऐसे बना रही हूँ, आपको क्या लग रहा है मैं क्या बना रही हूँ, ट्रायंगल है ना। तो हमारी क्या आदत है कि थी तो ये 3 एरोज, लेकिन हमने इसको किस चीज़ में करके देखा, इसको एक मीनिंगफुल होल में देखना प्रेफर किया। सो दैट इज़ फॉर्म परसेप्शन, यानी पूरे फॉर्म में देखने का परसेप्शन, नज़रिया, ठीक है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी अब क्या होता है, वो होती है कि जब हम, जैसे लाइट है, अगर आप अपनी जो लाइट जहाँ पे भी चल रही है उसकी तरफ देखो, तो आपको क्या दिख रहा है, लाइट जल रही है, तो उसकी रे आ रही है, ठीक है। क्या आप ये देखते हो कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो लाइट हमारे अंदर आ रही है, क्या हम ऐसे देख रहे हैं, नहीं, वी टेंड टू परसीव एज अ होल ओनली। तो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहती है। अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और ये भी कहती है कि हम गुड फिगर और प्रेगनेंस में चीज़ें देखना प्रेफर करते हैं। जैसे मैंने ये ट्रायंगल, ये 3 एरोज बनाई थी, ठीक है, ये 3 एरोज बनाए थे, तो हम क्या कर रहे थे, इसको एज अ ट्रायंगल अच्छे से फिगर में, ये टूटा टूटा लग रहा है ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको ऑर्गेनाइज करके एक ट्रायंगल का नाम, एक अच्छी सी गुड फिगर बना रहे हैं इसकी, ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं चीज़ों को। अब नेक्स्ट हम आते हैं फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। अब ये क्या होता है, यानी फिगर को उसके बैकग्राउंड से अलग अलग ऐसे करके देखना, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसे देखो तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अब आपको कुछ भी दिख सकता है, या तो आपको ऐसे 2 आदमी दिख सकते हैं, ये ठीक है, ये 2 आदमी है, या फिर आपको एक वास भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग परसेप्शंस है चीज़ों को देखने के। तो अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कि कैसे हम किसी बैकग्राउंड को किसी फिगर से डिफरेंशिएट करते हैं और कर रहे हैं, बेसिकली करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बोला है फिगर हैज़ अ डेफिनाइट फॉर्म। अब जैसे यहाँ पे 2 लोग हैं, इनकी पूरी प्रॉपर नाक वगैरह सब बना रखा है, प्रॉपर डेफिनाइट फॉर्म में इन्हें बना रखा है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो फॉर्मलेस होता है जनरली। ये तो एक ऐसा थोड़ा इल्यूजन टाइप से है कि आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है जान के। असलियत में ये 2 आदमी नहीं है, असलियत में एक वास है, देखो रूबिन्स वास, ठीक है।
तो हर चीज़ को हम क्या करते हैं, उसके बैकग्राउंड से स्टैंड आउट करवाते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड जो होता है वो हमेशा ना फॉर्मलेस होता है, उसकी कोई शेप नहीं होती, कईयों कुछ बना होता है, लेकिन जो फिगर होता है उसकी प्रॉपर शेप होती है। इस पे ध्यान ना दो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए जान के बनाया गया है, ठीक है। फिगर इज़ मोर ऑर्गेनाइज होती है फिगर, लेकिन बैकग्राउंड नहीं होता। फिगर की आउटलाइनिंग अच्छे से होती है, बैकग्राउंड की नहीं होती है। फिगर जो होता है वो बैकग्राउंड से उभर के हमारी आंखों में दिखता है, लेकिन बैकग्राउंड पीछे रहता है फिगर के। फिगर ज़्यादा क्लियर होती है और हमारे ज़्यादा पास, हमें हमारी आंखें उन्हें ज़्यादा पास अज्यूम करती है, लेकिन बैकग्राउंड हमें अनक्लियर सा और पीछे बैकग्राउंड अपने से दूर दिखता है, ठीक है। तो ये दिखाए, ये कई सारे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं कि हम कैसे चीज़ों को परसीव देखते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, यानी आपने क्या इस फिगर को देखो, क्या देखा कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। आपने इनको ग्रुप्स में क्लासिफाई कैसे किया, इनकी क्लोजनेस के अकॉर्डिंग, कि ये दोनों क्लोज हैं, ये क्लोज हैं, तो इनको आपने ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। तो यही ये प्रिंसिपल कहता है कि आप प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी पासनेस, क्लोजनेस, इस पे आप चीज़ों को ग्रुप के फॉर्म में कर देते हो। अब नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। अब आपको बोलें कि आपने किन चीज़ों को एज अ ग्रुप बनाया, तो एक सर्कल ग्रुप बना लिया, एक स्क्वायर बना दिया, एक सर्कल, फिर स्क्वायर, ऐसे ऐसे रोज़ बना दिया आपने। अब आपने ये रोज़ किस चीज़ पे बनाई, क्योंकि सर्कल के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थे और ये जो स्क्वायर के थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर थे। हमने ऐसे ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे ऐसे ही क्यों बनाया, क्योंकि इनके फिगर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम थे, तो उस बेसिस पे हमने ग्रुप बना दिया। यही प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी कहता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अगर आप इसको देखेंगे, वैसे तो इसमें थोड़ा गलत ड्रॉ किया गया है, इसके ऊपर ही 4 लाइन, मतलब 2 लाइनें और ऐसे बना रखी है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको क्या दिख रहा है, आप वैसे तो बोलेंगे कि ए बी लाइन सी डी को क्रॉस कर रही है। अभी ये पास थी, मैंने थोड़ा दूर बना दी, तो आप क्या बोलेंगे कि जो ए बी लाइन है ये बी सी को, सी डी को क्रॉस कर रही है, रैदर देन ये कहना कि यहाँ पे 4 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। कॉन्टिन्यूस पैटर्न बन रहा है, तो हम उनको एक जैसा सही मान रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि जो स्मॉलर एरिया है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं पूछूं कि इसमें स्मॉल कौन सा है, तो आप बोलोगे कि इसमें स्मॉल कौन सा है, ब्लैक है। और आपने जो असली फिगर है, ये जो वाइट है, वाइट को तो बैकग्राउंड के अंदर ही इंक्लूड कर दिया और ब्लैक को आप क्या मान रहे हो, फिगर मान रहे हो। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ब्लैक है वो ज़्यादा स्मॉल है ना, तो वो स्मॉल चीज़ों को हम बैकग्राउंड में ज़्यादा कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सिमिट्री, यानी हम सिमेट्रिकल, अब इसमें आपसे पूछूं कि बैकग्राउंड कौन सा है और वो कौन सा है, फिगर कौन सा है, तो हम बोलेंगे ये दो चीज़ें जो हमें दिख रही है ये है हमारी सिमेट्री में। तो ये हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि सिमेट्रिकल चीज़ें फिगर की तरह हम एज्यूम करते हैं और जो एसिमेट्रिकल होती हैं वो हम बैकग्राउंड की तरह परसीव करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस, यानी कि जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हो, आप इसके अंदर बताओ कि क्या दिख रहा है आपको। आप बोलेंगे कि आपको 5 फिगर्स दिख रहे हैं ब्लैक कलर की, बट दिस इज़ नॉट द केस, क्योंकि अगर आप इसको इन रियलिटी देखोगे तो ये लिफ्ट लिखा हुआ है, LIFT, वाइट से लिफ्ट लिखा हुआ है इन रियलिटी। तो हम क्या करते हैं, जो एरिया जो बाकी बाहर से सराउंड है ना, उसको हम एज बैकग्राउंड परसीव कर लेते हैं, लेकिन इस इमेज में जान के ऐसा केस नहीं था। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, वही कि हम गैप्स को ना फिल कर देते हैं और इसको एज अ ट्रायंगल परसीव करते हैं, रैदर देन ये कहना कि यहाँ पे 3 एरोज हैं। नेक्स्ट इज परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस, यानी उनका नज़रिया। स्पेस क्या होता है, कोई भी खाली एरिया, सरफेस, जहाँ पे हमारी दुनिया में इतनी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, वो होता है स्पेस। और डेप्थ और रिलेशन होता है वो 3D डायमेंशन, वर्ल्ड को उस 3D नज़रिए से देखना इज़ डेप्थ एंड डिस्टेंस। तो इसके हम वो पढ़ेंगे, परसीविंग डेप्थ यानी गहराई को देखते वक्त हम 2 मेन क्यूज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें 2 मेन सोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं, जिन्हें क्यूज़ बोलते हैं। पहला क्यूज़ होता है बाइनोक्यूलर क्यूज़ और दूसरा होता है मोनोक्यूलर क्यूज़। बाइनोक्यूलर क्यूज़ होता है जो दोनों आँखों से हो, ठीक है, जो हम दोनों आँखों से चीज़ें परसीव करें, और मोनोक्यूलर होता है जब हम सिर्फ एक आँख का यूज़ करके चीज़ें परसीव कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मोनोक्यूलर क्यूज़ के तरीके से हम देखेंगे। पहला है, इसमें पॉइंट आता है, पहला करेक्टरिस्टिक आता है रिलेटिव साइज़, यानी कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की मदद से हम ये जानते हैं कि जैसे इस इमेज में जो चीज़ सबसे दूर कन्वर्ज होके ऐसे सबसे दूर दिखाई दे रही है हमें, ये जो छोटी ऑब्जेक्ट है ना, जो छोटी इमेज होती रहती है, वो हमारे रेटिनल इमेज में जो छोटी दिखती है वो हम
दूर की परसीव करते हैं, और जो चीज़ हमारे पास दिखती है हमारे रेटिनल इमेज को, वो हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारे मतलब जो बड़ी दिखती है हमें, वो हम परसीव करते हैं कि हमारे ज़्यादा पास है। नेक्स्ट इज इंटरपोजिशन या ओवरलैपिंग। अब इस पेड़ के, इस पर्टिकुलर पेड़ के, लेट मी क्लियर इट, तो इस पर्टिकुलर पेड़ ये इस पिछले वाले पेड़ को छुपा रहा है, तो हम क्या परसीव करेंगे कि ये वाला जो पेड़ है ये हमारे ज़्यादा पास है, ठीक है, ओवरलैप कर रहा है तो ये ज़्यादा पास है। नेक्स्ट इज लीनियर पर्सपेक्टिव, यानी कि जो चीज़ कन्वर्ज हो रही है, जैसे पैरेलल लाइन या रेलवे ट्रैक्स, या जैसे यहाँ पे भी रोड कन्वर्ज हो रही है ऐसी, तो ये जो कन्वर्ज होके एंड वाला पॉइंट है हम इसको सबसे दूर परसीव करते हैं, और हम ये सारी चीज़ें ये जो हमारे कम कन्वर्ज हो रही है हम इसे पास एज्यूम करते हैं। और ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रही हूँ ये हम एक आँख बंद करके भी एक आँख से परसीव करते हैं। अब है एयरल पर्सपेक्टिव, यानी इसका मतलब है कि मतलब एक आँख से परसीव कर सकते हैं हम, एक मतलब दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक से भी हमें पता चल जाता है। एयरल पर्सपेक्टिव होता है कि जब एयर में इतने सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या मॉइस्चर होता है, जिससे कि दूर की जो ऑब्जेक्ट्स होती है ना वो धुंधली धुंधली हो जाती है, ठीक है ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है हमें ये बताता है, जब ऐसे इफेक्ट्स हमें दिखता है कहीं पे पिक्चर में या कहीं पे भी दिखता है, तो हम एज्यूम करते हैं कि वो चीज़ दूर है, और जो चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है वो हमारे पास है। नेक्स्ट इज़ लाइट और शेड भी मैटर करता है, यानी कुछ चीज़ें डार्क है तो मतलब हाईलाइट्स और शैडोज से हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट का कितना क्या डिस्टेंस है। नेक्स्ट इज़ रिलेटिव हाइट, यानी जो बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स यानी बड़ी हाइट के होते हैं वो उसे हम पास एज्यूम करते हैं, और जो छोटी छोटी होती है उनको हम यूँ मानते हैं कि वो हमसे दूर है बहुत। नेक्स्ट इज टेक्सचर ग्रेडियंट, जैसे कि ये टेक्सचर तो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाते जा रही है टेक्सचर की ग्रेडियंट जो है वो बिल्कुल कम कम हो गया, हमें दिख भी नहीं रहे। तो ये हमें बताता है कि जो ये टेक्सचर हमें ग्रेडियंट अच्छे से जब ये दिख रहे हैं, बड़े से दिख रहे हैं, तो ये हमारे पास हैं और वो दूर है। नेक्स्ट कम्स मोशन पैरालिक्स, यानी कि जो चीज़ चलती हुई, मतलब जब हम मान लो बस से जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो जैसे सन है कितना दूर है, हम सोचते हैं हमारे साथ ही चलता रहता है, या सन छोड़ो कोई हमें इतनी दूर से शॉप दिख रही है, बहुत दूर है वो शॉप, ठीक है, तो जब तक आप चलते रहते हो, जब तक आप उस रोड पे मूव करते रहते हो, आपको वो शॉप वहीं की वहीं दिखती रहती है, ठीक है। लेकिन जैसे अब कोई डॉग है, डॉग तभी आपके मूविंग कार से पास हुआ, तो आपको पता चल गया कि वो डॉग ज़्यादा पास था और वो शॉप ज़्यादा दूर है, तो ये मोशन पैरालिक्स कहता है। नेक्स्ट इज बाइनोक्यूलर क्यूज, यानी जो आपकी दोनों आँखों से आपको पता चलता है। उसके अंदर आता है पहला रेटिनल और बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी यानी डिफरेंस, यानी कि आप एक आँख अगर क्लोज करके किसी ऑब्जेक्ट को देखो, ठीक है, अब वही ऑब्जेक्ट आप उसी जिससे देख रहे थे, अब उस आँख को बंद करके दूसरी आँख से देखो, तो आप देखोगे उसकी जो पोजीशन है ना उस ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी ना चेंज हो गई। तो ये माना जाता है कि ये जो डिफरेंस है ना ये 6.5 सेंटीमीटर का होता है, मतलब आप ये जो भी चीज़ देख रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे थे उसमें 6.5 का डिफरेंस, ऑब्जेक्ट में नहीं, आपकी आँखों की रेटिनल उसमें जो इमेज प्रोवाइड करता है वो हमेशा 6.5 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे कुछ होता है। तो इससे हमें यूँ पता चलता है कि अगर आप उस जैसे उस ऑब्जेक्ट है उसके बिल्कुल पास जाके ऐसे दोनों आँखों से ऐसे क्लोज करके देखो, तो आपको ना ज़्यादा दिखेगा उनके बीच में डिस्टेंस। यही आप थोड़ा दूर खड़ा होके उस ऑब्जेक्ट को ऐसे दोनों आँखों से ऐसे ही सेम क्लोज करके देखो, तो फिर जो डिफरेंस है ना उनके बीच उनकी पोजीशन का वो थोड़ा कम दिखेगा। इससे हमें पता चल जाता है कि जब रेटिनल डिस्पैरिटी ज़्यादा होता है तो वो चीज़ हमारे पास है, और जब कम होता है तो वो चीज़ हमारे दूर है। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस, यानी कि हमारी आँखों से, जैसे कि हमारी दोनों आँखें मान लो किसी चीज़ के आप पास जाओ, किसी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास जाओ, तो आप फील करोगे कि आपके जो ब्रेन है आपको सिग्नल दे रहा होगा कि आपकी आंखें इनवर्ड्स मूव कर रही हैं, उस चीज़ को देखने के लिए इनवर्ड्स मूव कर रही है, और दूर जाओ तो वो उतना इनवर्ड्स नहीं हो रही है। इससे पता चल जाता है कि जब ज़्यादा आंखें हमारी इनवर्ड्स की तरफ होती है तो वो चीज़ पास है, और दूर कब है, जब वो इनवर्ड्स नहीं हो रही है। थर्ड इज़ एकोमोडेशन, इसका मतलब होता है कि हमारी मसल्स जो है उसकी थिकनेस पे भी, मतलब जैसे आईज़ की मसल्स है उस पर भी मैटर करता है कि वो रिलैक्स है या कॉन्ट्रैक्टेड है, और हमारी आईज़ की जो आइज़ है उसके जो सिलेरी मसल्स हैं उनकी थिकनेस, लेंस की थिकनेस, आपकी आँख की थिकनेस उस पर भी मैटर करता है। कि जैसे अगर आप कोई भी चीज़ है उसके दूर से देख रहे हो, ठीक है, आपकी मसल्स रिलैक्स, आपको ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट करने की ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, और जो आपकी लेंस हैं वो भी इतने थिक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उस चीज़ के बिल्कुल पास जाके उसको देखोगे तो आप नोटिस करोगे आपके जो मसल्स हैं वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, थोड़ा सा आप पे ज़ोर सा डालेंगी, और जो है आपका जो लेंस है वो थोड़ा थिक हो जाता है, ठीक है, 2 mm से थिक हो जाता है। अगर आप
इवन देखोगे कि कोई बुक है, उसको ऐसे बिल्कुल पास रख के, बिल्कुल आईज पे, नोज पे टच करके पढ़ने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल परेशानी सी होगी और दिमाग सा दर्द करेगा कि इतनी पास से क्यों देख रहे हैं। तो आपकी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स नहीं है उस टाइम पे। इससे भी हम पोजीशन पता लगा पाते हैं। नेक्स्ट इज परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। पहला है साइज कॉन्स्टेंसी, यानी कि कोई चीज़ बड़ी है छोटी है। मान लो हम इतनी दूर से खड़े होकर किसी चीज़ को देख रहे हैं, वो हमें फिर छोटी दिख रही है, लेकिन जैसे फ्रेंड है, आप अपने फ्रेंड को बिल्कुल दूर से खड़े होकर देख रहे हो तो आपको इतना छोटा सा लग रहा है। आप उसके पास जाके देखोगे फिर वो बड़े से साइज़ का दिखेगा, है ना। तो आप क्या चीज़ देखेंगे, आपको पता है दिमाग में, आप ये नहीं सोचोगे, आप हैरान नहीं हो जाएंगे एकदम से कि इतनी दूर से तो बिल्कुल छोटा सा दिख रहा था, अभी इतना बड़ा कैसे हो गया, आप डर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि साइज़ की कॉन्स्टेंसी चलती रहती है और ये चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज शेप कॉन्स्टेंसी। अगर आप किसी चीज़ के पास खड़े हो, उस ऑब्जेक्ट की शेप देखो, वैसी की वैसी है। अब दूर जाके देखोगे, भले ही उसकी मान लो शेप हल्की फुल्की बदल जाए, आप किसी और एंगल से देख रहे हो तो उसकी शेप बदल गई, है ना, लेकिन आपको तो पता है ना कि ऐसा कुछ डर थोड़ी जाओगे, आपको पता है उसकी शेप वैसी ही है, कुछ बदलाव नहीं आया। वैसे ही ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी होती है कि जैसे कि कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी, मतलब लेट से कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन को अगर आप नॉर्मल सीट पे देख रहे हो तो आपको नॉर्मल दिख रही है ना, लेकिन अगर आप देखोगे लेट के देखते हो या कैसे करके बिल्कुल अलग एंगल से देखते हो तो वो स्क्रीन थोड़ी सी डार्क हो जाती है ना। लेकिन आपको तो पता है ना कि उसमें उससे लाइट जो है वो नॉर्मल रेज आ रही है, नॉर्मल ब्राइटनेस है। ऐसा नहीं है कि अब वो कंप्यूटर ने अपनी डार्कनेस कम कर ली, ऐसा नहीं है ना। अब नेक्स्ट इज इल्यूजन्स। क्या होता है? इल्यूजन्स होता है मिस परसेप्शन, यानी हम किसी चीज़ को गलत समझ जाएं और वो मिस इंटरप्रिटेशन, हम किसी चीज़ को गलत इंटरप्रेट कर ले, गलत समझ जाएं और वो मिस परसेप्शन हमारा बन जाए और हम अपने दिमाग में जो है गलत इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रोसेस कर लें, उसी को बोलते हैं इल्यूजन्स, यानी आपको थोड़ा बुद्धू बनाना बेसिकली। अब ये जब चीज़ें हर इंसान के साथ होने लग जाती है तो इसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ये इल्यूजन्स जनरली सबके साथ सब ऑलमोस्ट सभी फेस करते हैं इन्हें, ठीक है। पहले आते हैं जियोमेट्रिकल इल्यूजन्स पे। इसको मुलर लायर इल्यूजन भी बोला जाता है, इस वाली टाइप की। इसके अंदर अगर आप ए वाली उसको देखोगे रॉड को और बी वाली रॉड को देखोगे, मैं पूछूं कौन सी बड़ी है, आप जनरली आंसर क्या देंगे कि बी वाली बड़ी है, बट दैट्स नॉट द केस, ये दोनों सेम ही है इन लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया आपके ज्योमेट्रिकल इल्यूजन में एक टाइप का। और दूसरा है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन, यानी अगर इसमें पूछूं कि ये वर्टिकल वाली बड़ी है, हॉरिजॉन्टल वाली बड़ी है, तो आप बोलोगे वर्टिकल वाली बड़ी है, बट इन रियलिटी दोनों सेम ही उसकी है, हाइट की है, सेम ही सेंटीमीटर की है, ठीक है। नेक्स्ट इज एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन। अब ये क्या होता है? इसके अंदर एक आता है 5 फिनोमिना। ये क्या कहता है कि जब आप जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स को मिली सेकेंड्स में, कितनी सारी पिक्चर्स हैं, ऐसे बना दो कि इतनी सारी पिक्चर्स को मिली सेकेंड्स में लगा दो कि वो ऐसा लग रहा है जैसे मूवी चल रही है कोई, तो आपकी आंखों को धोखा होता है, आपको लगता है ये वीडियो है, पर इन रियलिटी वो पिक्चर्स होती हैं जो चल रही होती है। जैसे फ्लिप बुक है, फ्लिप बुक में भी इतनी सारी पिक्चर्स होती हैं, वो वैसे ही बनाई जाती है और वो जल्दी से दिखाई जाती है, आपको ऐसा लगता है जैसे वो वीडियो है, मतलब आपको पता होता है वो फ्लिप बुक है पर वो ऐसा लगता है वीडियो है। ऐसी कई सारी मूवीज़ भी हैं, उनसे वो पिक्चर वाइज बनाई जाती है, उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है वैसे तो, लेकिन हमें क्या लगता है वो वीडियो चल रही है। तो ये हो जाता है एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन परसेप्शन, यानी देखने के नज़रिए में ये आपका कल्चर और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक्सपीरियंस क्या है आपके, वो भी मैटर करता है, जो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ लिए। सो दैट्स इट।